हेलो बेटे, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स का 3.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करा दिया था। उसका सेकेंड पार्ट आज मैं कराने जा रहा हूँ। इसमें कह रहा है विच ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड के जो सेकेंड पार्ट हैं उसमें कह रहा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ के will the following pair of linear equation has no solution। तो k के किस वैल्यू के लिए इसके नो सॉल्यूशन आएंगे वो हमें सॉल्व करने हैं। तो चलो करते हैं। इसमें देखो, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, आप यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट ये दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है, पहला इक्वेशन है 3x प्लस वाई और इजकल टू 3x प्लस वाई इजकल टू 1। और दूसरा क्वेश्चन दिया गया इसमें 2k माइनस 1x प्लस के माइनस 1 वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। देखो ये क्वेश्चन, तो इसमें कंडीशन दिए गए हैं। कंडीशन है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। यहाँ पे दिया गया है कि ये जो दो इक्वेशन जो दिए गए हैं इनके जो वैल्यूज़ हैं इनमें नो सॉल्यूशन का कंडीशन लगाना है। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे आप लिखोगे फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है वो हमें देखना है। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमने बताया था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। नो सॉल्यूशन के लिए, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, उसके लिए ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन को फॉलो करके हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होता है उसकी वैल्यू हमें रखना है। तो हमें ये याद रखना है कि x के जो कोफिशिएंट है वो a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और ये वाला पार्ट c1 होता है। उसी तरह से इसमें x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है और ये c2 है। तो अब आप यहाँ पे a1/a2 रखने हैं। तो a1/a2 के लिए x का कोफिशिएंट रखेंगे तो 3 और अपॉन में यहाँ x का जो कोफिशिएंट है दूसरे इक्वेशन का वो a2 है, तो 2k माइनस 1 आ गया। फिर इक्वल टू साइन लिखोगे। देखो b1 क्या है तो y के कोफिशिएंट, और y के बगल में देखो कुछ भी नहीं, यानी y का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ 1 लिखना है अपॉन में। और b2 जो है सेकेंड इक्वेशन के y का कोफिशिएंट है, ये है आपका k माइनस 1। उसी तरह से जब आप नॉट इक्वल टू का साइन दिया c1 और c2 लिखोगे तो c1 देखो यहाँ 1 है और c2 2k प्लस 1 है, ये आ गया। अब आपको क्या करने हैं, तो इन दो इक्वेशन का यूज करके k की वैल्यू 1 लिख सकते हो और फिर इनका और इनका भी इक्वेशन यूज करके एक k की वैल्यू लिख सकते हो। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, तो इनको क्रॉस करते हैं, इन दोनों का यूज करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2k माइनस 1 आएगा और k माइनस 1 को जब 3 से करोगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई k माइनस 1 ऐसे लिखोगे। अब यहाँ 2k माइनस 1, 3 को k से मल्टीप्लाई करोगे तो 3k और फिर 3 को माइनस 1 से करेंगे तो ये 3 आ गया। अब यहाँ पे k वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड में लाओगे तो यहाँ देखो 2k माइनस 3k इक्वल टू, यहाँ पहले से माइनस 3 है, ये 1 इधर आ गया तो ये प्लस 1 हो गया। अब यहाँ देखो 2k और माइनस 3k माइनस k लिखोगे और यहाँ पे भी देखो 3 से जब 1 चला गया तो ये
-2 आया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर k का वैल्यू जो आएगा आपका k इजकल टू 2 आ गया। तो इस तरह से इसमें k की वैल्यू ही हमें निकालनी थी, फाइंड करना था। तो k इजकल टू 2 के लिए ये सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू होगा, यानी ये सॉल्यूशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है विच हैज़ द नो सॉल्यूशन। k के किस वैल्यू के लिए? तो k के 2 के वैल्यू के लिए ये ऐसा होगा। तो ये हमें फाइंड हो गया, ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में, ये दिया गया है, इसको पहले आप नोट कर लेना। पॉज द वीडियो डाउन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 2 इक्वेशन दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है, यूज करने हैं मेथड सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैंने पहले आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है और फिर सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। तो इसको करते हैं। देखो क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है बाय सब्स्टिट्यूशन लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पहले तो क्वेश्चंस क्या है वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया आपको 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये 2 इक्वेशन है, इनको आपको 2 मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो है, अगर हम कहते हैं बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखोगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको याद होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने बताया था कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम फ्रॉम इक्वेशन, सपोज करो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन जो 1 है उसको लिख लो 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 है। तो 8x इक्वल टू जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 5y को उधर ले जाओ, 9 माइनस 5y लिखेंगे, और जब x इक्वल टू लिखोगे तो 9 माइनस 5y अपॉन में 8 हो गया। ये इसका इक्वेशन क्या दोगे, 3, इसका नेम दे दोगे 3, यानी इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है और इक्वेशन 3 है। अब हमने क्या लिखा था, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा था, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी 2 जो इक्वेशन है उसको देखो क्या है, तो यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू रखनी है, देखो 3 है तो 3 रहने दिया, x का वैल्यू देखो हमने निकाला है 9 माइनस, यहाँ लिखोगे 9 माइनस 5y और नीचे अपॉन में 8 है, तो 8 लिख लिया, ब्रैकेट देंगे और प्लस 2y है, यहाँ पे लिखोगे प्लस 2 और y लिख करके, और उसकी वैल्यू जो दी गई यहाँ देखो 4, ये हमने 4 लिख लिया इस तरह से। अब देखो इसके एलसीएम अगर आप लोगे तो दोनों के एलसीएम कितने आ जाएंगे, 8, 3 को 9 से करना है 27 आ गया, माइनस 5 3 जा 15y, प्लस देखो 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने होंगे तो 8 2 जा 16y और इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ पे देखो ये जो टर्म है 27 उसी तरह से लिखने हैं, 27 को आप लिखोगे तो 27, और ये देखो y क्या हो गया 16y और माइनस 15y, तो इसको आप y लिखोगे प्लस में आएगा y, और ये जो 8 है इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 आ, देखो 8 की वैल्यू 8 4 जा
32। अब आपको y यहाँ से मिल जाएगा, तो y इक्वल टू लिखोगे 32 माइनस 27 और इक्वल टू इसे माइनस कर दो तो क्या बचेगा 5 आएंगे, यानी 32 से जब 27 को माइनस किया तो 5, तो y की वैल्यू आ गई। अब हमें y का वैल्यू इक्वेशन 3 में रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। अब लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3, लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 3 इक्वेशन क्या है उसको हमें लिखना है। x लिखा इक्वल टू 9 लिखा माइनस 5 लिखा, लेकिन y का वैल्यू आपने निकाला यहाँ 5 और अपॉन में 8 हो गया। अब इसको माइनस करोगे, 5 5 जा 25, 9 माइनस 25 अपॉन में 8। अब ये 5 से इसको माइनस कर दो तो क्या आएगा वो आप देख लेंगे। तो इस तरह से जो है 3 y इक्वल टू एक्स की वैल्यू और y की वैल्यू हो गया 28x, y का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया था, यानी ये वैल्यू आएगा x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू हमने निकाल ही लिया y इक्वल टू 5। अब यहाँ से माइनस करोगे तो देखो 55 से इसको माइनस कर दो तो क्या बचेगा 6, यहाँ पे 6 यानी 16 माइनस 16 अपॉन में 8 हो गया। देखो 25 से 9 को माइनस किया, इसको कैंसिल कर दिया, ये आ गया -2, यानी x की वैल्यू आ गई -2। तो ये दो आंसर आ गया। देयरफॉर लिखोगे यहाँ कि x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5, ये आ गया आंसर। ये किस मेथड से हमने किया, बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेकिन इसी क्वेश्चन को अब आपको करना है बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मेथड करते हैं इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। देखो अब हमें यहाँ लिखना है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सेकेंड इसी को करना है, इसी क्वेश्चन को यहाँ लिखोगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी इस क्वेश्चन को हमें करेंगे किस तरह से, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करना है, उन दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी दोनों इक्वेशन आप लिख लो। ये जो दोनों इक्वेशन था, पहला इक्वेशन था 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, और दूसरा क्वेश्चन था 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, और कौन सा मेथड यूज करना है, बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व किया था। अब एक बार आप फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे x अपॉन में लिखते हैं, फिर y अपॉन में लिखते हैं, और फिर यहाँ पे देखो ये बताया था हमने कि अगर इनको इस तरफ से लिखोगे तो -1 लिखने हैं, लेकिन अगर ये इस तरफ होता है इक्वल टू के तो 1 अपॉन में लिखते हैं। ये मैंने पहले डिस्कस किया है इस विषय पर। तो ये 1 अपॉन में आ गया, ठीक है। तो ये 1 अपॉन में। अब हमें x अपॉन में लिखना क्या है वो समझना है। तो x अपॉन में क्या लिखेंगे, तो x वाले को छोड़ करके देखो, ये x वाले को ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, a2 b2 और ये c2 है। तो हमें x वाले कॉफिशिएंट को नहीं लिखना है, यहाँ पे इन दोनों को लिखना है और इन दोनों को लिखना है, यानी y के कॉफिशिएंट को लिखना है दोनों को, और यहाँ कांस्टेंट को लिखना है। तो यहाँ पे 5 2
और 9 4 लिखने हैं। देखो ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है कि हमें x के अपॉन में जब लिखना है तो किन को लिखना है, ये A1 B1 B2 C1 C2 को लिखना है। यहाँ पे लिख लिया। जब y अपॉन में लिखोगे, ध्यान से देखो, जब y अपॉन में लिखोगे तो y वाले को नहीं लिखना है, y को छोड़ करके कहाँ से लिखना, इन दोनों को लिखना है, यानी C1 और C2 को लिखना है, और यहाँ फिर A1 और A2 को लिखना है, 8 और 3 को लिख लिया। ये हो गया y के अपॉन में लिखना है। उसी तरह से जब हमें 1 के नीचे लिखना होगा तो इस वाले टर्म से नहीं लिखने हैं, हमें x के कोफिशिएंट वाले और y वाले कोफिशिएंट को लिखना है। तो x का कोफिशिएंट आप देखोगे, x का कोफिशिएंट 8 3 है और y का कोफिशिएंट है 5 और 2। ये देखो इस तरह से। अब हमें इनको क्रॉस लगाने हैं। क्रॉस मतलब एरो का साइन, देखो इनको इस तरह से और इनको इस तरह से लगाने हैं। उसी तरह से इनको इससे क्रॉस लगाओगे, दूसरा क्रॉस इनको इससे लगाओगे, फिर इनको इससे क्रॉस करेंगे और इनका एरो का साइन ये ऐसे करना है। अब क्या लिखने हमें, x अपॉन में क्या वैल्यू आएगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि x अपॉन में, ध्यान से देखो, तो x अपॉन में देखो क्या होगा, 5 4 जा 20 माइनस 5 4 जा 20, माइनस का साइन लगा करके इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18, तो यहाँ 18 आ गया। फिर इजकल टू y अपॉन में लिखोगे, तो y अपॉन में देखो ये है, 9 को पहले 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 9 3 जा 27, माइनस का साइन लगाएंगे, और 4 को 8 से करना है तो 4 8 जा 32, ये 32 आ गया। उसी तरह से -1 के अपॉन में जब यहाँ पे देखो लिखना है, यहाँ -1 होना चाहिए, यहाँ -1 अपॉन में जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो 8 को 2 से करना है तो 8 2 जा 16, यहाँ 16 आ गया, और -3 5 जा 15, ये 15 आ गया। ये ऐसे लिख लिया हमने। अब इनको नेक्स्ट स्टेप में और आगे सॉल्व कर लोगे। x अपॉन में जब लिखेंगे तो इससे जब इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे जब आप लिखोगे, देखो ध्यान से, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से माइनस करने हैं, देखो 12 से ये क्या हो गया 5, यानी सिर्फ माइनस में 5 आएगा। उसी तरह से जब यहाँ पे आप लिखोगे तो ये -1 और यहाँ पे ये 1 आ गया। देखो इस तरह से आ गया। अब हमें इसमें x और y की वैल्यू लिखनी है, तो x लिखने के लिए किन को यूज करेंगे, इसको और इसको, यानी ये वाले टर्म को और इस वाले टर्म को यूज करके x लिखने हैं। y की वैल्यू लिखने के लिए इसे और इसे यूज करना है, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को। तो x को लिखने के लिए किन को यूज किया, इनको और इसको। तो क्या करना है, देखो 2 है यहाँ पे, तो 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, और नीचे 1 है वो 1 ही रहने दिया जाएगा। जब -2 को 1 से डिवाइड कर दिया तो ये -2 आ गया। अब उसी तरह से जब y की वैल्यू लिखोगे, y की, तो y के लिए इनको और इनको यूज करना है, इस पूरे टर्म को, इसको। अब यहाँ पे जब हमें y लिखना है तो इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ ले जाने हैं, यानी इसको इसके साथ क्रॉस कर देंगे। तो -5 को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, 5 और 1, यानी 5 को 1 से जब डिवाइड करोगे तो ये भी 5, यानी x और y की वैल्यू जो है वो आगे -2 और 5, जो कि इसके पहले भी सेम था। तो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने किया था तो भी x और y का वैल्यू -2 और 5 था, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी -2 और 5 है। तो इसे आप नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोनों मेथड से करने थे तो हमने दोनों मेथड से इसको करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, कह रहा है कि फ्रॉम द, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो
तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो वर्ड्स प्रॉब्लम है। इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनके इक्वेशन बनाने होते हैं। तो देखो मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, 3 तक तो करा दिया, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट, इसमें कह रहा है कि पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन वन हैज़ द टेकन फूड इन द मेस, and when the student A takes the food for the 20 days, she has to pay rupees 1000 and as a hostel charge, and whereas a student B who takes the food for the 26 days pay rupees 1180 as a hostel charge. Find the fixed charge and the cost for the food per day. देखो ये कोई स्टूडेंट्स है, तो ये हॉस्टल चार्ज दो तरह के हैं, एक तो फिक्स चार्ज है और एक जो है मेस चार्ज जो है वो पर डे चार्ज है। तो एक स्टूडेंट जो ए स्टूडेंट है वो 20 डेज के लिए टोटल पेमेंट करता है 1000 रुपीज़, यानी कि इसमें इंक्लूडिंग है फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज, दोनों मिला करके वो 1000 रुपीज़ देता है। और दूसरा जो स्टूडेंट बी है वो 26 डेज के लिए टोटल पेमेंट 1180 देता है। तो इसके लिए हमें इक्वेशन बनाने हैं, तो हमें दो इक्वेशन, एक तो हमें जो फाइंड करना होता है उसी को बनाते हैं। तो हम यहाँ पे फिक्स चार्ज और कॉस्ट फूड फॉर द पर डे के लिए हम मान लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें मानते हैं कि लेट फिक्स चार्ज लिखोगे, लेट फिक्स्ड चार्ज। तो फिक्स चार्ज ₹X मान लिया हमने, और दूसरा हमें मान लेना है कि कॉस्ट ऑफ फूड पर डे चार्ज, लेट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे चार्ज, पर डे चार्ज मतलब पर डे वो फूड के लिए कितना पेमेंट करता है, एक दिन में फूड का कितना पेमेंट करता है, वो रुपीज़ हमने Y मान लिया। अब ये कितने दिन का पेमेंट कर रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन जो A है फॉर द A के लिए फॉर स्टूडेंट A और फॉर स्टूडेंट B, यहाँ पे लिखोगे फॉर स्टूडेंट A के लिए। तो ए के लिए कह रहा है कि उसने फिक्स चार्ज तो देना ही है ₹X, और ये कितने डेज का पेमेंट कर रहा है, तो ये 20 डेज का पेमेंट कर रहा है, यानी उसने फूड कितने दिन लिया, 20 डेज, और 1 डे का फूड चार्ज है ₹Y। तो 20 डे का कितना फूड चार्ज होगा, 20Y, तो ये 20Y हो गया, और इक्वल टू टोटल इसने पेमेंट कितना 1000 रुपीज़ किया, ये 1000 रुपीज़ कर लिया। ये इक्वेशन 1 आ गया। उसी तरह से फॉर स्टूडेंट बी के लिए जब आप निकालोगे, फॉर स्टूडेंट बी के लिए, तो इसने कितने डेज, 21 डेज के लिए पेमेंट किया, यानी फिक्स चार्ज ये भी देगा ₹X, और इसने फूड कितने दिन लिया, तो ये 21 डेज लिया है, क्योंकि नहीं 26 डेज लिया इसने, 26 डेज। तो 1 डे का फूड चार्ज ₹Y है, तो 26 डेज का कितना होगा, तो 26 डेज का होगा 26Y। और इस तरह से उसने टोटल जो पेमेंट किया है 1180 रुपीज़ पेमेंट किया, 1180 रुपीज़। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब हमें इनसे X और Y की वैल्यू निकालनी है। तो X और Y की वैल्यू निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने हैं। तो क्या लिखना है, X अपॉन में लिखने हैं, उसी तरह से Y अपॉन में लिखने हैं, और यहाँ पे देखो जो इक्वेशन है, जो कांस्टेंट टर्म है इक्वल टू के दूसरे तरफ है, इसलिए -1 अपॉन में लिखने हैं। अगर ये सेम साइड होता, इक्वल टू 0 होता, तो यहाँ पे हम 1 लेते, ठीक है। तो अब x अपॉन में क्या लिखेंगे, मैंने बताया कि x में देखो x के जो कॉफिशिएंट है वो लिखना है। तो यहाँ x का कॉफिशिएंट ये a1 है और ये a2 है, दोनों 1 1 है, तो 1 और 1 लिख लिया। और नहीं, x के लिए हमें y वाले से लिखना है, याद रखोगे x के लिए हमें y वाले से लिखने हैं। तो y का कॉफिशिएंट यहाँ 20 है
और y का कोफिशिएंट यहाँ पे 26 है। और फिर ये दोनों को लिखने हैं 1000 और यहाँ 1180 हो। दूसरा उसी तरह से हमें जब y के लिखने हैं तो y वाले को नहीं लिखना है, हमें इन दोनों को लिखना है कांस्टेंट वाले, यानी C1 और C2 को लिखने हैं। तो ये 1000 और 1180 और फिर जब इसको लिख लेंगे तो इस वाले के कोफिशिएंट को लिखेंगे, यानी 1 और 1 लिख लेंगे। y के लिए इन दोनों को लिखना है और इसे लिखना है। फिर जब ये -1 के अपॉन में लिखोगे तो इनको नहीं लिखना है, इन दोनों को लिखना है, यानी x के वाले कोफिशिएंट को और y वाले कोफिशिएंट। x वाले कोफिशिएंट का वैल्यू 1 और 1 है और इसका 20 और 26 है। देखो इस तरह से आ गया। अब इनको क्रॉस करके सॉल्व करने हैं, इनको ऐसे क्रॉस करना है इस तरह से, उसी तरह से इसको इससे इस तरह से क्रॉस करने हैं और इनको भी इसी तरह से क्रॉस करना है। अब हमें x और y का वैल्यू लिखना है कि x अपॉन में क्या होगा। तो यहाँ से करते हैं, तो x अपॉन में जब लिखोगे आप तो मल्टीप्लाई करके लिखने हैं, यानी कि पहले 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 20 को जब इसको करेंगे तो देखो 0 2 आ जाएंगे, क्योंकि ये है 8 को 2 से किया, 8 2 जा 16 6 हो गया और 2 1 जा 2 3 और फिर 2, यानी ये वैल्यू आ गया। माइनस करने हैं, फिर जब इनको इसके साथ करोगे तो 26,000 आ जाएगा। यहाँ पे लिखोगे 26 और 1000 आ गया। ये 23,000 और वहाँ क्या आया 26,000। देख लो मल्टीप्लाई, इनको इससे करना है और इनको इससे करना है। इसके साथ किया 2 3 हो गया और ये 2 आ गया। इनको करेंगे 26,000। उसी तरह से जब y के अपॉन में लिखोगे, यहाँ पे देखो y के अपॉन में लिखने हैं, तो y के अपॉन में क्या लिखोगे ध्यान से देखो। 1000 को जब 1 से करेंगे तो 1000 होगा, यहाँ 1000 लिखने हैं माइनस और ये 11 यानी 1180 लिख दिया, ये आ गया। फिर इक्वल टू उसी तरह से 1 के अपॉन में जब लिखोगे, यहाँ 1 अपॉन में जब लिखना है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 26 आएगा, ये 26 लिखा और -20 आ गया। इस तरह से आपको लिख लेने हैं। अब नेक्स्ट जो आएगा उसके बाद जो है यहाँ से करते हैं, या इसको अब माइनस करोगे x अपॉन में जब लिखोगे, इसके बाद ये जो टर्म्स हैं, हाँ x अपॉन में अब इसे माइनस करना है, तो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो। देखो 26,000 से माइनस करना है 2 3 और 6 0 0, ये 0 आ गया, 0 आ गया, यहाँ से 4 आ गए और यहाँ पे देखो क्या बचा 5, तो ये 2 आ गया, यानी कि 24,000। लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि ये ज़्यादा है, तो 2 4 और 0 0 आ गए। उसी तरह से y अपॉन में जब करोगे तो देखो इसमें क्या आएगा, तो यहाँ देखो ये इससे माइनस हो जाएगा, तो ये 0 आ गया, 8 8 और 1 आ गया। देखो इससे करोगे 1180 से हमें 1000 करने हैं माइनस, तो 80 और ये 1 आया, 180 आ गया। लेकिन ये भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, इसलिए क्योंकि ये अच्छा यहाँ पे जो टर्म्स था, ये देखो ये माइनस है, माइनस लिखा गया है। अच्छा -1 अपॉन में जब लिखोगे, इसको माइनस करोगे, तो ये देखो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो ये प्लस में आ गया आपका, ठीक है, ये 6 आ गया। 26 से जब 20 को माइनस करोगे तो 6 आ गया। अब हमें क्या निकालने हैं, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ध्यान से, x इक्वल टू मैंने बताया था, इनको और इन दोनों टर्म को यूज करोगे, ये और ये यूज करेंगे, तो यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो माइनस माइनस प्लस, यानी 2400 हो गया और नीचे 6 है, ठीक है। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, इसको काटोगे तो 400 आ जाएगा, यानी ये फिक्स चार्ज निकल गया ₹400। उसी तरह से जब y का वैल्यू निकालोगे तो इनको इसके साथ करोगे, देखो इनको इसके साथ करोगे तो ये 180 प्लस में अपॉन में 6, तो 6 3 जा 30, ये इसको कैंसिल किया तो आ गया 30, यानी ₹30। तो इस तरह से तुमने दो चीज़ें निकाली। एक तो हमने क्या निकाला, फिक्स चार्ज निकाला। हमें जो निकालना था, फाइंड द फिक्स चार्ज कह रहा है, फिक्स चार्ज निकालने हैं, तो द फिक्स चार्ज लिखोगे यहाँ पे, देयरफॉर लिखना है यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज। तो फिक्स चार्ज हमने क्या माना था, x
वो आ गया ₹400, और दूसरा जो है फूड का कॉस्ट ऑफ द फूड हमने माना था, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे चार्ज लिख सकते हैं इसको, पर डे फूड चार्ज, पर डे फूड चार्ज। तो पर डे फूड चार्ज क्या है, हमने क्या माना है, Y रुपीज़, तो Y का आ गया ₹30। इस तरह से आपके ये दोनों आंसर हो गए। फिक्स चार्ज ₹400 और पर डे चार्ज जो है, पर डे फूड चार्ज जो है ₹30। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। ठीक है, तो ये 2 आंसर आ गए। अब जो है ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर जो 4 का फर्स्ट पार्ट है, तो वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं उनको इसी तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनका इक्वेशन बनाते हैं, और फिर जब इक्वेशन बन जाता है, देखो जैसे 2 इक्वेशन हमने बना लिया, इन 2 इक्वेशन को अब ये इसमें आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन ये चैप्टर चूँकि ये एक्सरसाइज चूँकि रिलेटेड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, इसलिए हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके और सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके, धन्यवाद।